हरिओम तत्सत। यह तुला लग्न की कुंडली है। तो सबसे पहले हम लोग सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। तो सूर्य इस कुंडली में देखिए स्व राशि में विराजमान है, अपने ही घर में विराजमान है। तो जिसके कारण आमदनी बहुत अच्छी होती है, अचानक लाभ भी प्राप्त होता है और श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होता है। और यहाँ से सूर्य देख रहे हैं पंचम भाव में शनि के घर में, तो जिसके कारण कुछ कठिनाइयों के साथ विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है, परंतु एक प्रभावशाली पुत्र भी उत्पन्न होता है। तो यह तो हो गया सिर्फ सूर्य का फलादेश। परंतु यहाँ देखिए सूर्य स्वराशि में तो विराजमान है, लेकिन अंश बल में बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। और दूसरी चीज की केतु की दृष्टि भी सूर्य पर है, तो जिसके कारण आमदनी प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। जितना श्रेष्ठ आमदनी होना चाहिए उतना श्रेष्ठ नहीं हो पाता है। इसलिए यहाँ पे सूर्य का मंत्र जाप करेंगे, सूर्य की आराधना करेंगे और केतु से संबंधित दान एवं उपाय करेंगे। चंद्रमा जो है इस कुंडली में दसम भाव के स्वामी है, रोजगार के स्वामी है। और चंद्रमा कहाँ चले गए? द्वादश भाव में चले गए देखिए। और 0.2 डिग्री के हैं, मात्र 2 अंश के हैं। और तो जिसके कारण ऐसे व्यक्ति जन्म स्थान से दूर या बाहरी स्थानों के संपर्क से अगर जॉब करते हैं तो उसमें अच्छी सफलता प्राप्त होती है। स्वयं के व्यवसाय करते हैं तो ऐसे लोगों को मतलब पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं होती। अगर व्यापार करेंगे कुछ ना कुछ तो चलेगा, लेकिन बहुत अच्छा नहीं चलेगा। तो ऐसे व्यक्ति को जॉब करना चाहिए और जन्म स्थान से दूर या बाहरी स्थानों के संपर्क से यदि कोई जॉब करते हैं तो उसमें अच्छी सफलता प्राप्त होती है। तो एक तो जो चंद्रमा है दसम भाव के स्वामी, वो द्वादश भाव में चले गए, लेकिन दूसरे अंश बल में भी मजबूत नहीं है, सिर्फ 0.2 अंश के हैं, बिल्कुल कमजोर है। और इसके साथ शनि भी विराजमान हो गए देखिए। तो जिसके कारण क्या होगी? पहला बात की द्वादश भाव में चले गए तो जन्म स्थान से दूर या बाहरी स्थानों के संपर्क से रोजगार होगी, स्वयं के व्यवसाय में पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं होगी। परंतु यहाँ शनि के साथ भी चंद्रमा विराजमान है, तो जिसके कारण चंद्रमा पीड़ित हो रहे हैं, तो जिसके कारण रोजगार में परेशानी भी होगी, दोनों ही होगी। अब यहाँ देखिए 25 अंश के हैं और यह 2 अंश के हैं, बहुत ज्यादा अंतर है। तो बहुत ज्यादा अंतर है अगर दोनों के बीच में, तो प्रभाव बहुत कम होगा, लेकिन होगा जरूर। अगर इन दोनों में 10 अंश से लगभग अगर कम अंश होता तो बहुत ज्यादा प्रभाव होता। लेकिन ऐसा नहीं कि यह 2 अंश के हैं और 25 अंश के हैं तो आपको बता दिया गया कि अंशात्मक दूरी होने से प्रभाव नहीं होता है, होता है लेकिन कम होता है। तो इसलिए यहाँ पे सबसे पहले चंद्रमा को प्रबल करना अत्यंत ही आवश्यक है, ताकि जिससे रोजगार में आपको सफलता मिले और परेशानी ना हो। और मजबूत करना तो जरूरी है ही, क्योंकि यह कमजोर भी है। मंगल के विषय में चर्चा करते हैं। तो मंगल जो है इस कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी है और द्वितीय भाव के स्वामी है, धन एवं कुटुंब के स्वामी है और पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के स्वामी है और लग्न में विराजमान है मंगल। यहाँ देखिए तो मंगल अकेले लग्न में विराजमान है, तो जिसके कारण ऐसे व्यक्ति पराक्रमी, हिम्मती, निडर होते हैं, परिश्रमी भी होते हैं। और ऐसे व्यक्ति देखने में अपने उम्र से कम भी लगते हैं और ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दबाजी भी होते हैं। धन एवं कुटुंब का भी श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में धन की कमी नहीं होती है। और यहाँ से मंगल देख रहे चतुर्थ भाव में अपने उच्च राशि में, तो जिसके कारण माता, भूमि, भवन, वाहन का भी श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। और सप्तम भाव में दृष्टि के कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। और यहाँ से दृष्टि डाल रहे हैं अष्टम भाव में, तो जिसके कारण आयु में भी वृद्धि होती है। अब मंगल को इस कुंडली में मार्केश लोग बोलते हैं। तो उस मार्केश का मतलब यह नहीं है कि मंगल की दशा आएगी तो आपको बहुत ज्यादा समस्या हो जाएगी। समस्या कब होती है? जब मंगल किसी ग्रह से पीड़ित हो, जो कि इस ग्रह कुंडली में पीड़ित हो। अभी मैंने सिर्फ मंगल का फलादेश आपको बताया था, जिसमें सब अच्छा अच्छा मैंने बताया था। लेकिन अब यहाँ क्या हो गया कि लग्न में मंगल पर राहु की दृष्टि हो गई और यहाँ पे मंगल 17 अंश के हैं और राहु 19 अंश के हैं और दोनों में अंशात्मक दूरी बहुत ज्यादा कमी हो गई। अब इसका वास्तविक फलादेश क्या होगा? खाली मंगल का फलादेश मैंने बता दिया। अब वास्तविक फलादेश यह होगा कि शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है, स्वभाव उग्र हो जाता है, चोट इत्यादि भी लगने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है। और धन और कुटुंब के सुख में भी परेशानी होती है, कुटुंब से मतभेद हो जाता है। और पत्नी के स्वामी है तो पत्नी खुद के घर में दृष्टि डाल रहे हैं, तो पत्नी और वैवाहिक जीवन का और दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है, परंतु पीड़ित होने के कारण उन सबसे संबंधित भी परेशानी भी होने लग जाती है।
तो इसलिए यहाँ पर मंगल आपको श्रेष्ठ लाभ दे, इसके लिए मजबूत तो है ही मंगल, तो लेकिन इसका मंत्र जाप करें शुभता के लिए, और राहु से संबंधित दान एवं उपाय करें। मंगल का मंत्र जाप कर सकते हैं, हनुमान चालीसा इत्यादि का पाठ करें, और भी कुछ उपाय बताए गए हैं वह भी आपको उपाय करना है, क्योंकि द्वितीय सप्तम भाव के स्वामी है तो मंगल का जो उपाय है वह तो करना ही है, रत्न नहीं धारण करना है, परंतु राहु से संबंधित उपाय करना अत्यंत ही आवश्यक है। अब उसके बाद हम बुध के विषय में चर्चा करते हैं। तो बुध जो है इस कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी है और बाहरी स्थान द्वादश भाव के स्वामी है, और ये एकादश भाव में विराजमान हो गए, तो जिसके कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से भी आमदनी के योग बनते हैं, परंतु खर्च भी बहुत अधिक होता है, क्योंकि बाहरी स्थानों के स्वामी है, मतलब बाहरी स्थानों के संपर्क से आमदनी के भी योग बनते हैं और बाहरी और खर्च भी अधिक रहता है, और भाग्य की उन्नति होती है, आप धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा अच्छी प्राप्त होती है, और पंचम भाव में दृष्टि के कारण विद्या बुद्धि संतान का भी सुख प्राप्त होता है। परंतु यहाँ देखिए चलित कुंडली में जो बुध है वह यहाँ आ जा रहे हैं, देखिए बुध के सामने प्लस है, यानी एक भाव आगे चले जा रहे हैं, तो चलित कुंडली में बुध कहाँ चले जा रहे हैं, द्वादश भाव में चले जा रहे हैं, तो जिसके कारण क्या हुआ कि बाहरी स्थानों के संपर्क से भी भाग्य की उन्नति होती है, और यहाँ स्वराशि में आ जा रहा है अपने ही घर में, यानी कि बाहरी स्थानों के संपर्क से भी आपको सहयोग एवं सफलता प्राप्त होगी और उन्नति भी होगी। लेकिन बुध 27 अंश के हैं तो इनको प्रबल करना चाहिए, भाग्येश भी है। गुरु जो है इस कुंडली में तृतीय भाव के स्वामी है और षष्ठ भाव के स्वामी है। तुला लग्न की कुंडली में गुरु को अकारक माना जाता है, और तृतीय जो भाव होता है भाई बहन का होता है, पराक्रम का होता है, और षष्ठ भाव जो होता है नौकरी का भी होता है, शत्रु का भी होता है, और ननिहाल पक्ष का भी होता है। तो गुरु यहाँ विराजमान हो गए, लेकिन गुरु पर भी राहु की दृष्टि है। जिस प्रकार मंगल पर राहु की दृष्टि थी पहले जो कि मैंने बताया, तो उसी प्रकार गुरु पर भी राहु की दृष्टि है। अब लग्न में गुरु इस कुंडली में अकारक होते हैं, सिर्फ अकेले गुरु रहते तो कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होती, क्योंकि मेरे पुत्र की कुंडली में भी तुला लग्न में गुरु विराजमान है और 20 साल हो गई, कोई परेशानी का योग नहीं बना। लेकिन सामान्य हल्की फुल्की परेशानी हो सकती है, ऐसे तो जीवन में चलता रहता है। लेकिन यहाँ क्या समस्या है कि गुरु पर राहु की दृष्टि है, अब गुरु यहाँ पे पीड़ित हो रहे हैं। अब कई आदमी यहाँ क्या ज्ञान देंगे, तो गुरु भी राहु को देख रहा है, तो गुरु राहु को तो नहीं पीड़ित करता है ना, राहु गुरु को पीड़ित करता है। तो जो खुद ही पीड़ित हो गया तो वह दृष्टि डाल के क्या करेगा। जब आपके अंदर में शुभता होगी, पावर होगी, तभी तो आप किसी पर दृष्टि डालकर श्रेष्ठ लाभ दे सकते हो, वरना पूर्ण श्रेष्ठ लाभ नहीं मिलेगा। तो यहाँ लग्न में जो गुरु हैं वह राहु से पीड़ित हो गए, जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य और जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब जैसे गुरु लग्न में विराजमान होते हैं तो मान सम्मान प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है, लेकिन उसमें भी रुकावट होगी, भाई बहन से भी मतभेद होगा। षष्ठ भाव के स्वामी हैं तो नौकरी में भी कठिनाई एवं परेशानी होगी स्वास्थ्य के साथ साथ। तो इसलिए यहाँ पर राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना अत्यंत आवश्यक है, और गुरु की शुभता के लिए इसका मंत्र जाप करें, और भी पीपल के पेड़ की सेवा करें, किसी भी गुरु और आचार्य की सेवा करें, जिससे कि आपको श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो जाए, और साधना करें विधि विधान से। और लेकिन अब गुरु का फलादेश में बता देता हूँ यहाँ से क्या है। गुरु अब यहाँ पे तो पीड़ित हो रहे थे लग्न में, तो मैंने बता दिया इसका फलादेश, लेकिन गुरु यहाँ से पंचम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, तो जिसके कारण कुछ कठिनाइयों के साथ विद्या बुद्धि संतान का सुख भी प्राप्त होता है। सप्तम भाव में दृष्टि के कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है, और नौवां भाव में दृष्टि के कारण भाग्य की उन्नति होती है, और धर्म का पालन भी करते हैं, उच्च शिक्षा भी अच्छी प्राप्त होती है। लेकिन जैसा कि मैंने क्या बताया कि राहु से पीड़ित होने के कारण श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है, तो इसलिए राहु से संबंधित दान एवं उपाय करो, और गुरु के जो उपाय बताए गए हैं वह आप करें। शुक्र जो है इस कुंडली में लग्नेश है, सबसे कारक होते हैं, और आयु भाव के स्वामी है, 10वें भाव में विराजमान है, 15 अंश के, बिल्कुल मजबूत है, अब इससे ज्यादा मजबूत हो नहीं सकते। तो शुक्र यहाँ विराजमान होने के कारण क्या होगा कि पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है, शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य सम्मान एवं प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होती है, आयु में वृद्धि होती है, और यहाँ से शुक्र दृष्टि डालने चतुर्थ भाव में तो माता भूमि भवन वाहन का भी श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। इसलिए एक ही ग्रह के फलादेश को आखिरी निर्णय नहीं मान लेना चाहिए। जैसा कि यहाँ मैंने बताया कि इसके स्वामी चंद्रमा द्वादश भाव में शनि से पीड़ित है, तो जिसके कारण रोजगार में परेशानी का योग बन रहा है, परंतु शुक्र यहाँ क्या कर रहे हैं, रोजगार में उन्नति का योग दे रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा कि जब भी शुक्र की दशा आएगी तो आपको रोजगार में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी, और जब भी चंद्रमा या शनि की जो आएगी अगर दशा अंतर दशा, तो उस समय परेशानी होगी।
तो इस प्रकार सभी ग्रहों के जो फलादेश होते हैं उनको देख कर समझना चाहिए। अब जैसे यहाँ लग्न में मैंने क्या बताया कि गुरु और मंगल पर राहु की दृष्टि है तो शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य जीवन की उन्नति में परेशानी होती है, लेकिन लग्नेश यहाँ पर है तो वो अच्छा फल दे रहे हैं। तो इसलिए आपको जब भी गुरु और मंगल या राहु इन तीनों में से किसी की दशा अंतर्दशा आएगी तो उस समय परेशानी के योग बनेंगे। और उसके बाद से शनि के विषय में चर्चा करते हैं तो शनि जो है इस कुंडली में सबसे राजयोग कारक ग्रह होते हैं और यह चतुर्थ भाव के स्वामी है। निवास माता भूमि भवन और विद्या बुद्धि संतान के स्वामी और द्वादश भाव में चले गए और 25 अंश के हैं। तो ऐसे व्यक्ति जन्म स्थान से दूर निवास करते हैं तब उनके जीवन में सफलता प्राप्त होती है। विद्या बुद्धि संतान के सुख में भी कुछ कठिनाई एवं परेशानी होती है, परंतु जैसा कि मैंने बताया शनि चंद्रमा को भी पीड़ित कर रहे हैं, तो जिसके कारण शनि जो है जिस भाव के स्वामी है उसमें कुछ कमी तो होती है, लेकिन साथ में चंद्रमा के साथ विराजमान होने के कारण रोजगार में भी परेशानी होती है। अब दूसरी बात कि अब अगर शनि चलित कुंडली में लग्न में विराजमान हो जा रहे हैं यहाँ, तो जब शनि यहाँ विराजमान हो रहे हैं तो यहाँ मंगल और गुरु से संबंध बना रहे हैं। तो शनि जब गुरु से संबंध बनाएंगे तब तो कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन मंगल के साथ जब विराजमान हो जाएंगे यहाँ पे मंगल और शनि एक साथ, तो फिर वही शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य जीवन की उन्नति विद्या बुद्धि संतान और माता भूमि भवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी के योग बन जाएंगे। तो इसलिए यहाँ भी परेशानी का योग बना रहे हैं चंद्रमा के साथ, चलित कुंडली में मंगल के साथ आ रहे हैं तो भी परेशानी का योग बना रहे हैं। तो इसलिए शनि से संबंधित जो भी आपको विशेष कुछ उपाय बताए गए हैं उन उपायों को भी करना जरूरी है। शनि यहाँ से दृष्टि डाल रहे हैं तृतीय भाव में, शनि यहाँ से दृष्टि डाल रहे हैं द्वितीय भाव में, तो जिसके कारण धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। षष्ठ भाव में दृष्टि के कारण शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है, उस पर विजय प्राप्त होती है और नौकरी में भी सफलता प्राप्त होती है। और नौवें भाव में दृष्टि के कारण भाग्य की उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा भी अच्छी प्राप्त होती है। तो अब यहाँ पर सभी फलादेशों को देखना जरूरी है कि शनि जहाँ दृष्टि डाल रहे हैं वहाँ क्या फल कर रहे हैं, शनि चंद्रमा के साथ विराजमान है तो वहाँ क्या परेशानी कर रहे हैं, चलित कुंडली में मंगल के साथ है तो वहाँ क्या परेशानी कर रहे हैं। सभी चीजों को देखने के बाद उसके अनुसार हमें उपाय करना पड़ता है। अब राहु के विषय में चर्चा करते हैं तो राहु यहाँ पर देखिए बुध के घर में विराजमान है, तो राहु यहाँ पर तो अच्छा फल दे रहे हैं कि भाग्य की विशेष उन्नति होती है, आप धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा अच्छी प्राप्त होती है। लेकिन लग्न में मंगल एवं गुरु पर दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य सम्मान प्रतिष्ठा जीवन की उन्नति धन कुटुंब पत्नी वैवाहिक जीवन इन सभी क्षेत्रों में कठिनाई एवं परेशानी होती है। और तृतीय भाव में दृष्टि के कारण पराक्रम में वृद्धि होती है, लेकिन भाई बहन के सुख में कुछ परेशानी होती है। पंचम भाव में दृष्टि के कारण विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में भी कठिनाई एवं परेशानी होती है। केतु यहाँ पर बैठे हैं तृतीय भाव में तो पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है, लेकिन सप्तम भाव में दृष्टि के कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। दैनिक रोजगार में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और यूरिन से संबंधित भी किसी प्रकार की बीमारी होने की संभावना रहती है। और नौवें भाव में दृष्टि के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ भाग्य की उन्नति होती है। और यहाँ से केतु जब सूर्य के घर में और सूर्य दोनों पर दृष्टि डाल रहे हैं तो जिसके कारण आमदनी प्राप्त करने में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और कई बार अचानक लाभ प्राप्त होता है तो अचानक बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाता है, दोनों ही होता है। तो इसलिए केतु से संबंधित दान एवं उपाय करें, मतलब राहु केतु से संबंधित सिर्फ आपको दान और उपाय करना है, इसका रत्न नहीं धारण करना है, इसका मंत्र जाप नहीं करना है। लेकिन शनि का जो उपाय आपकी कुंडली में सोच समझकर जो मैंने बताया है सभी तरह से आखिरी निष्कर्ष देखकर, तो उस हिसाब से जो उपाय बताए गए हैं आपको उसका उपाय करना है, जिसमें मंत्र जाप भी करने के लिए बताया गया है और दान और उपाय दोनों करने के लिए बताया गया है। कई बार होता है कि हम एक ग्रह का या तो उसका मंत्र जाप करते हैं या रत्न धारण करते हैं या फिर दान और उपाय करते हैं, लेकिन शनि जिस परिस्थिति में है वहां उसका हमें मंत्र जाप भी करना पड़ेगा और दान और उपाय भी करना पड़ेगा। इसलिए इसको सही प्रकार से आप समझें। हरिओम तत्सत।